नमस्कार, नई पढ़ के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर रवि कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे, एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज के दिन की ताज़ा खबर या सबसे बड़ी खबर तो यही रही कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को इस्तीफा देना पड़ा। सिर्फ इस्तीफा नहीं देना पड़ा बल्कि देश छोड़ के भागना ही पड़ा। वो भारत में अभी हैं, हो सकता है भारत में उन्हें शरण मिल जाए या हो सकता है वे खुद ही ये प्लान करें कि उन्हें किसी देश में, किसी दूसरे देश में जाना है। बांग्लादेश की घटनाओं को हम किस नज़र से देखें, खासतौर पे भारत के संदर्भ में अगर हम उस पर विचार करना हो तो? देखिए, अगर मीडिया के दृष्टिकोण से देखें तो मैं कहूँगा कि भारत का मीडिया बांग्लादेश के संकट को सही तरीके से भारत की जनता के सामने रखने में नाकाम रहा है। और यहाँ तक कि न केवल टीवी चैनल उसमें नाकाम रहे हैं, बल्कि प्रिंट मीडिया भी नाकाम रहा है। अगर आप आज के अखबारों को देखें तो आप पाएंगे कि आज के किसी भी अखबार में पहले पन्ने पर बांग्लादेश की खबर नहीं है कि वहां पे इतना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन के ऊपर पुलिस का और मिलिट्री का इतना जबरदस्त दमन हुआ कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए। और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो दरअसल गद्दार हैं और आम जनता को चाहिए कि उनको लोहे की छड़ों से उनका मुकाबला करें और उनको दुरुस्त करें लोहे की छड़ों से। वो टेररिस्ट हैं, वो गद्दार हैं और आतंकवादी हैं, ये शेख हसीना ने कहा। इसी के साथ साथ शेख हसीना ये भी कोशिश करती रही कि प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल आके उनसे मिले। वो अपने घर में उन्होंने उसको मिलने की भी कोशिश की। मुझे पता नहीं उसके नतीजे क्या निकले, लेकिन अंततः आखिर में जाके स्थिति ये हुई कि वो समझ गई कि उनकी जान को खतरा है। उनकी सरकार बिल्कुल बिखर बिखर चुकी है और पूरी तरीके से जो उनके हाथ में देश की बागडोर थी, जो कड़ाई से वो थामे हुए थी, वो फिसल चुकी है। इसलिए वो एक हेलीकॉप्टर में बैठकर भागी और फिर एयरफोर्स वन, एक अमेरिकी तर्ज पर उन्होंने अपना भी एक प्लेन बना रखा था, उसमें बैठकर वो भारत आई हैं। हिंडन हवाई अड्डे पे यहाँ पर उतरी और समझा जाता है कि यहाँ से शायद वो लंदन चली जाएंगी या और कहीं चली जाएंगी। ये तो स्थिति है। वहां स्थिति यह है कि वहां पर फौज ने सेनापति के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बना ली है बांग्लादेश में। और जो बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों और वहां की महत्वपूर्ण हस्तियों का विश्लेषण हम लोगों के सामने आ रहा है, उसमें सबसे ज्यादा भारत के लिए संगीन बात यह है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश की नई सरकार की निगाह में भारत एक नई सरकार के लिए भारत एक अलोकप्रिय किस्म का देश होगा। यानी अब बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं जोर पकड़ेंगी, वो ये कह रहे हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि शेख हसीना, उनकी पार्टी और उनकी सरकार को बांग्लादेश में एक भारत की कठपुतली सरकार की तरह देखा जा रहा है। तो वो मोदी के साथ में शेख हसीना की जो एक निजी मित्रता थी, जिसको बहुत उभार कर बांग्लादेश की मीडिया में, सरकारी मीडिया में और भारत की मीडिया में पेश किया गया था, उसने भी इसमें बहुत ही नकारात्मक भूमिका निभाई है। तो दूसरे बांग्लादेश के जो नोबेल प्राइज विजेता हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं, जिसके कारण उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, उनका एक इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है। अगर आप उस इंटरव्यू पर निगाह डालें तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि बांग्लादेश में इस वक्त भारत के लिए किस प्रकार की भावनाएं हैं। मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि बांग्लादेश की मुख्य समस्या यह है कि वहां पर लोकतंत्र का पूरी तरीके से अभाव है। वहां पर पिछले 30 साल से पिछले तीन जो सरकार का वहां पर शासनकाल होता है, ऐसे 3 बार से वो मानते हैं कि वहां पर ईमानदारी से चुनाव नहीं हुआ। एक सवाल के जवाब में मोहम्मद यूनुस ने ये बताया कि आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए क्या बांग्लादेश में ठीक से चुनाव हुआ था, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा बांग्लादेश में क्या चुनाव हुआ था। विपक्ष का दमन, विपक्ष को जेलों में डालना और विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद चुनाव कराना और फिर उसके जरिए सत्ता में आकर बैठ जाना। और इस पूरी परिस्थिति ने, जो विस्फोटक परिस्थिति थी, ट्रिगर पॉइंट का, यानी बारूद की, या ये कहिए आप सूखे जंगल में चिंगारी का काम अगर किसी घटना ने किया तो शेख हसीना की सरकार द्वारा एक आरक्षण घोषित किया गया और करीबन 1/3 नौकरियों में उन लोगों को आरक्षण दे दिया गया
जिन्होंने बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनके रिश्तेदारों, उनके घर वालों को आरक्षण दे दिया गया, और कुछ जो पिछड़े हुए प्रांत हैं उनके लोगों को आरक्षण दे दिया गया। ये स्थिति ट्रिगर पॉइंट का काम इस चीज ने इसलिए किया कि बांग्लादेश में बेरोजगारी की दर बहुत ऊंची है। इस वक्त करीब 1,80,00,000 नौजवान बांग्लादेश में बेरोजगार हैं। और जब हम इस बेरोजगारी की दर को बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति से की तुलना में देखते हैं तो हमें और भी ज्यादा आश्चर्य होता है, और फिर हमें चिंता होती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। बांग्लादेश पिछले कई सालों से तकरीबन 6.5 पौने 7% की दर से उसकी अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही है, और बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की निगाहों में, विश्व बैंक की निगाहों में, और जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के नए सरबराह हैं, इन विश्व पूंजीवाद की निगाहों में बांग्लादेश को एक उभरते हुए और विकसित होते हुए देश के तौर पर देखा जाता था। तो एक तरफ तो आपके देश में विकास हो रहा है इतना, दूसरी तरफ बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। इतनी बढ़ती जा रही है दर कि वो विद्रोह करने पर आमादा है। जिन लोगों को हम सड़कों पर देखते हैं, जिन्होंने पुलिस के साथ टक्कर ली और बड़े पैमाने पर वो हताहत भी हुए, उन लोगों में बांग्लादेश के वे गरीब नहीं है जो कि 2 जून की इन्हें रोटी नहीं मिलती। वो लोग मुख्य तौर पर विश्वविद्यालयों के छात्र हैं जो एक सम्मानजनक रोजगार की खोज कर रहे हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा यह है कि उन्हें एक स्थायी और सम्मानजनक रोजगार प्राप्त हो। जैसे ही उन लोगों ने ये जन विद्रोह किया है। दूसरी चिंता, एक अन्य चिंताजनक बात यह है कि अभी कुछ समय पहले ही भारत के एक अन्य पड़ोसी देश श्रीलंका में अर्थव्यवस्था के ढह जाने के कारण जबरदस्त जन विद्रोह हुआ था। वहां भी जो सरकार का मुख्यालय, राष्ट्रपति निवास वगैरह वगैरह सब में विद्रोही जनता घुस गई थी, और बड़े पैमाने पर वहां पर उत्पात हुआ था। वैसी ही घटना बांग्लादेश में हुई है। प्रधानमंत्री के आवास में लोग घुस गए, और अगर थोड़ी देर और शेख हसीना वहां पर रहती तो पता नहीं उनका क्या हाल होता। अब आप भारतीय स्थिति से इसकी अगर तुलना करें एक बार फिर, तब समझ में ये आता है कि भारत में भी लोग मुख्य तौर पर एक सम्मानजनक और स्थायी रोजगार की तलाश कर रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर का प्रश्न हो, चाहे वो स्वरोजगार का प्रश्न हो, जो सरकार के मुताबिक मुद्रा योजना के जरिए उनको स्वरोजगार मिलना चाहिए, या निजी क्षेत्र में नौकरियां पैदा हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, आगे होंगी या नहीं होंगी, इसका प्रश्न हो, या सरकारी नौकरियों का प्रश्न हो। सभी जगह लोग एक स्थायी और सम्मानजनक रोजगार चाहते हैं। भारत में भी उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मोहम्मद यूनुस कहना है कि बांग्लादेश की सरकार झूठ की फैक्ट्री बन चुकी थी। जितने भी आंकड़े दिए, दिन प्रतिदिन वो लोग लगातार झूठ बोलते थे, और फिर उस झूठ में खुद भी यकीन करने लगते थे। लगभग यही स्थिति भारत की है। भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा बड़ी है, मजबूत है, बहुकेंद्रीय है, उसके बहुत सारे सेक्टर हैं। कोई सेक्टर फलता फूलता है, किसी सेक्टर की ग्राफ में गिरावट आती है, तो एक तरह का बैलेंस बना रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्रीलंका वाली हालत भारत में होगी। मैंने उस वक्त भी, जब मुझसे सवाल पूछा गया था, तब भी मैंने कहा था कि नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था श्रीलंका की राह पर नहीं जाएगी, या बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ऐसी हालत भारत की होगी, ये नहीं मैं मानता हूं। मेरा मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं ज्यादा मजबूत है, और कहीं ज्यादा किसी तरह के झटकों को सहने की क्षमता अभी उसमें बहुत लंबे समय के लिए है। लेकिन अगर इसी तरीके से यहाँ पर स्थिति को नहीं सुधारा गया, तो अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है उसके ऊपर हम सब लोग बहस करते रहेंगे, सरकार के आंकड़ों से हम जद्दोजहद करते रहेंगे, लेकिन जन असंतोष बहुत बड़े पैमाने पर पनपता रहेगा। और कोई एक साधारण सी घटना बिल्कुल जंगल में चिंगारी काम कर सकती है। ये एक सबसे ज्यादा डरावनी बात है, जो बांग्लादेश की घटना से हम लोगों को तुरंत सबक प्राप्त करना चाहिए। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में जो एक प्रवृत्ति है कि विपक्ष को नेस्तनाबूद कर दो, पूरी तरीके से उसके अस्तित्व को धूमिल कर दो। इमरान खान अभी जेल में है पाकिस्तान में। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद ने, जो उनकी विरोधी थी खालिदा जिया, उनको जेल में डाला। उनके पार्टी ने चुनाव का विरोध किया। एक तरीके से चुनाव उसने कोई हिस्सेदारी ही नहीं की। क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में भी ये प्रवृत्ति पिछले समय में बढ़ी है कि विपक्ष को किसी भी तरीके से एक ऐसे समूह के रूप में बता दिया जाए कि उसके पास सिर्फ भ्रष्टाचारियों का जमवाड़ा ही है? क्या ये हमारे ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि प्रवृत्ति बढ़ी है। पिछले चुनाव में विपक्ष ने इसको मुद्दा भी बनाया था कि सरकार
जांच एजेंसियों के जरिए और पीएमएलए जैसे कानूनों के जरिए विपक्ष का दमन कर रही है। इसको मुद्दा भी बनाया गया और अभी राहुल गांधी ने भी कहा है कि उनके ऊपर छापे पड़ सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो वो मुद्दा अभी भी जारी है और उसके ऊपर चर्चा भी हो रही है। लेकिन सरकार चाहकर भी विपक्ष का दमन सरकार ने किया, लेकिन वो उस स्तर तक सरकार नहीं जा पाई जिस स्तर तक बांग्लादेश में शेख हसीना चली गई थी। क्योंकि जो चुनाव हुआ, चुनाव में विपक्ष ने अपनी स्थिति को बहुत जबरदस्त रूप से सुधारा है। इस वक्त संसद के अंदर अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विपक्ष आजाद भारत के इतिहास में सर्वाधिक मजबूत स्थिति में, सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। और जिस व्यक्ति को ये लोग का पप्पू ग्रहण करने की कोशिश कर रहे थे, वो इस वक्त देश का सबसे ज्यादा राहुल गांधी उभरता हुआ लोकप्रिय नेता है। ये स्थिति है। तो शेख हसीना जो काम कामयाबी के साथ कर पाई, यानी विपक्ष का दमन, उसको जेलों में ठूंसना और बिल्कुल विपक्ष विहीन चुनाव करवाना और उस चुनाव को जीत लेना या अपने आप को खुद ही जीता घोषित करना, ये जो काम वो कर पाई, वो काम भारत में नहीं हो पाया। पहली बात तो इसे आप भारतीय लोकतंत्र का जो ढांचा है वो किस तरीके से दक्षिण एशिया के दूसरे देशों से अलग तरह का है, इस रूप में हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो खतरे मौजूद हैं, जो इसी प्रकार के किसी संकट के अंदेशे की तरफ इशारा करते हैं, वो हमें एडीआर की उस रिपोर्ट से उनका सुराग मिलता है, जिसमें कहा गया है कि वोटों की गिनती में क्या घपला हुआ है, जिसके ऊपर हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी और मैं भी कई मंचों पर कल से चर्चा कर रहा हूं कि एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि चुनाव आयोग ने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जितने वोटों के पड़ने की घोषणा की, इतने वोट पड़े, जब गिनती हुई तो वोट या तो उससे कम निकले या उससे ज्यादा निकले वोट। यानी इस स्थिति में जो वोटों की गिनती हुई, अगर पड़े हुए वोटों से वो ज्यादा या कम है और वो जो फर्क है, वो फर्क अच्छा खासा है, तब तो फिर चुनावों के निष्पक्ष होने के ऊपर एक सवालिया निशान लग जाता है। और एडीआर ने जब ये आंकड़े जारी किए तो चुनाव आयोग ने अभी तक उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। और बाकायदा जैसा आपने कल बताया था कि संदीप दीक्षित ने कांग्रेस दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात को सामने रखा, और इसका मतलब है कांग्रेस ने इसका संज्ञान ले लिया है। अब ये मसला मजबूती के साथ उठेगा और किस रूप में सामने आता है, क्योंकि ये अभी तक भारत की जो संसदीय प्रणाली है और जो चुनाव प्रणाली है, उसकी निष्पक्षता पर थोड़ी बहुत आपत्तियों और विवादों के अलावा कोई बहुत बड़ा संदेह नहीं था। अगर वोटों की गिनती, मतलब बात ये थी कि इसमें सुधार होना चाहिए, इसमें धनबल है और बाहुबल को ज्यादा बढ़ गया है, इसको कैसे कम किया जाए, इसके बारे में कुछ चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर वोटों की गिनती के ऊपर सवालिया निशान लग गया है, तब फिर चुनाव की निष्पक्षता पर भी संदेह के बादल मंडराने लगते हैं। और एक बार ये बात अगर लोगों के दिमाग में आ गई तो फिर सड़कों पर स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। एक और प्रवृत्ति जो बांग्लादेश में सामने आई और जो हमारे देश में भी है, जो मुझे एक साम्यता दिखती है कि हमारे देश में जब किसान आंदोलन हुआ, लंबे समय तक चला, तो वहाँ उनको भी खालिस्तानी कहा गया। मीडिया में सुनियोजित तरीके से एक अभियान चलाया गया जिसमें उनको खालिस्तानी या खालिस्तानी तत्वों से प्रेरित आंदोलन बताने की कोशिश की गई। लेकिन फिर हुआ ये कि प्रधानमंत्री ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया। तो इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम बांग्लादेश से इसकी तुलना करें तो क्या हमारे लोकतंत्र की थोड़ी मजबूती को भी दिखाता है कि एक तत्व भले ही हल्ला मचाए, बाद में फिर वो झुक भी जाता है? नहीं, मेरा कहना है कि ये सारी प्रवृत्तियां मौजूद हैं, लेकिन अभी भी कोई प्रवृत्ति इतनी ज्यादा मजबूत नहीं हुई है कि भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को पलट दे और वैसी स्थिति आ जाए जैसी स्थिति श्रीलंका में आई थी, जो बांग्लादेश में आई हुई है आज। तो भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, भारत की अर्थव्यवस्था भी इन दोनों देशों के मुकाबले मजबूत है, जो अपने संकटों से पार पा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही पार पाती रहेगी और कभी भी हमारे यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है। अगर परिस्थिति सुधरी नहीं तो उनके यहाँ जल्दी हो गया, हमारे यहाँ कोई चीज देर से हो सकती है। हो सकता है हम 20 साल तक ये ना हो, 25 साल तक ये बात ना हो, लेकिन 20-25 साल बाद भी अगर इस तरह की घटना होती है तो फिर वो भी बहुत ज्यादा दुखदाई होगी और पूरे देश के लिए बहुत घातक साबित होगी। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी सुधार करने होंगे। सरकार को सत्ता पाने के लिए विपक्ष का राक्षसीकरण करने
और उसको देशद्रोही और गद्दार ठहराने की जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति पे काबू पाना होगा। इस प्रवृत्ति को बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से बंद करना होगा। और बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय मसले हैं जिसमें विपक्ष के साथ में एक तरह का राष्ट्रीय मतैक्य स्थापित करना होगा सरकार को। जैसे हर अच्छे लोकतंत्र की निशानी ये होती है कि कुछ ऐसे मसले होते हैं जहां पर राजनीतिक प्रतियोगिता बंद कर दी जाती है और माना जाता है कि इस मसले पे हम लोग बिल्कुल एकजुट हैं, चाहे कुछ हो जाए। ये बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है और सभी समृद्ध लोकतंत्रों में है। इस प्रकार का कुछ इंतजाम करना होगा। भारत में ये स्थिति बिल्कुल नहीं। ये भारतीय लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी कमी है। एक जमाने में हुआ करती थी, लेकिन अब ये खत्म हो गई है। तो जब तक जैसे ये स्थिति पैदा होगी, फिर भारतीय लोकतंत्र के ऊपर जो काले बादल मंडरा रहे हैं, ये छट जाएंगे। लेकिन अभी तो मुझे और इसकी तरह पहलकदमी सरकार को लानी होगी। सरकार की तरफ से तो लगातार विपक्ष को उल्टा सीधा कहा जाता है, उसको गद्दार कहा जाता है। विपक्ष के जो नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उनको बचकाना कहा जाता है। संसद में ही उनको वो बालक बुद्धि कहते हैं, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की बहुत सारी बातें की जाती हैं जिनकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या इस पूरे एपिसोड को हम नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति के नाकामी के रूप में भी देख सकते हैं? क्योंकि तमाम पड़ोसी देशों में ऐसी सरकारें हैं या उन सरकारों का ऐसा रवैया है जो भारत के प्रति मित्रतापूर्ण नहीं कहा जा सकता। अब बांग्लादेश में भी शायद ऐसी ही सरकार बन जाएगी। देखिए, ये समस्या भारतीय विदेश नीति की बहुत पुरानी है। भारत को एक बिग ब्रदर, भारत अपने आप को जब भी बिग ब्रदर के रूप में पेश करता है, एक ऐसे बड़े भाई के रूप में पेश करता है जो बाकी लोगों के साथ या तो अपना वरद हस्त रखेगा या उन्हें दंडित कर सकता है। जब इस प्रकार की भावना पैदा होती है, तब फिर पड़ोसी देशों को हमेशा भारत के साथ अच्छे से। अब नेपाल में भी भारत विरोधी भावनाएं बहुत हैं। बांग्लादेश में भी अब सरकार बनेगी, वो भी कोई भारत समर्थक सरकार नहीं होगी, बिल्कुल स्पष्ट, ये तकरीबन स्पष्ट ही हो गया है। और दूसरे देशों में भी तकरीबन इसी से मिलती जुलती स्थितियां हैं। तब तो फिर ये है कि केवल भूटान ही ऐसा देश होगा जहां भारत के अच्छे संबंध होंगे। तो ये चीन से भारत के संबंध वैसे ही बिगड़े हुए हैं। पाकिस्तान से कभी भी भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे, चीन से भी कभी अच्छे नहीं रहे। तो पूरे दक्षिण एशिया के अंदर, पूरे साउथ एशिया के अंदर ये कोई भारत के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उस पर तो आगे आने वाले दिनों में काफ़ी चर्चा होगी ही। लेकिन अगर मैं तात्कालिक रूप से आपसे ये कहूँ कि इस पूरी घटना का भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में क्या महत्व है और सरकार को इससे क्या सबक लेना चाहिए, तो आपकी क्या टिप्पणी होगी? सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जो सत्ता में है, उन्हें सबक ये लेना चाहिए कि सत्ता में होने का मतलब ये नहीं है कि सभी तरह के मुकामों पर अपना कब्जा कर लें। और जो लोग उनके अपने समर्थक दायरे से बाहर के हैं, उनके लिए सब हर चीज के दरवाजे बंद कर दिए जाएं और केवल अपने लोगों की वहां पर नियुक्ति हो। ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जो शाखा जाते हो, ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जो भगवा ध्वज के सामने प्रणाम करते हो। मतलब केवल जैसे कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियां हुई, तो उसमें ये देखा गया कि जो एक व्यंग चलता था कि भाई साहब लोगों की सिफारिश से जो आया है, भाई साहब लोग प्रचारक लोग, जो प्रचारक लोगों की सिफारिश से आया है उसको नौकरी मिल जाती है, जिसको नहीं आया है वो नहीं मिलती है नौकरी। तो ये जो इस तरह से छवि बनती है, वो छवि बहुत घातक है। क्योंकि फिर ऐसी ही बातों के प्रति जो है लोगों के मन में नाराजगी पनपती है और वो नाराजगी धीरे धीरे संचित होती जाती है और फिर कोई ट्रिगर पॉइंट उसे मिलता है, तब फिर चीजें भड़क जाती हैं और विस्फोटक स्थिति बनती है। तो सबसे पहले तो सरकार जितनी उदार होगी, जितना दोनों सिरों पर खुली हुई सरकार होगी, इतनी पारदर्शी सरकार होगी, उतनी ही सरकार की विफलताओं के बावजूद जन विद्रोह के अंदेशे कम होते चले जाएंगे। देखिए, बड़े पैमाने पर गरीबी होती है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होती है, तो जन विद्रोह के अंदेशे पैदा होते हैं। भारत में बहुत बड़ा एक लाभार्थी वर्ग बनाया गया है, बहुत ही विशाल, 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ये तमाम बातें जो हैं वो जन विद्रोह के अंदेशों को कमजोर करती हैं। अब आप कल्पना कीजिए, अगर इतने समय से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज नहीं दिया जा रहा होता तो इस वक्त क्या स्थिति होती, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। बहुत तरह की योजनाएं हैं जिसमें मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, घर बनवाए जा रहे हैं, बहुत तरह की सब्सिडी दी जा रही है, बहुत बड़े पैमाने पे ये किया जा रहा है। और ये पिछले 10-11 साल के अंदर ये जो लाभार्थी वर्ग है और इस तरह की जो योजनाएं हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली युक्ति है, इसका इस्तेमाल करके जो
सरकार और व्यवस्था के खिलाफ जनता की जो नाराजगी है, उस नाराजगी की धार को बहुत बड़े पैमाने पर कुंद किया गया है। यही ये सरकार की गलती है कि ये गलती से ये मानने लगे कि ये हमारे स्वाभाविक रूप से वोटर भी हो गए हैं, क्योंकि हमारे नेतृत्व में हर चीज पे चूंकि प्रधानमंत्री शब्द लिखा हुआ है? तो इसलिए ये हमारे वोटर हो गए। तो वो ठीक है, भाजपा को दूसरों के मुकाबले कम वोट मिले हैं, दूसरों के ज्यादा वोट मिले हैं, दूसरों के मुकाबले सीटें भी ज्यादा मिली हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उसका बहुमत घट गया है, उसको बहुमत छिन गया है उससे। तो ये लोगों में जो नाराजगी है उसका पहला प्रमाण है। लेकिन अगर इसी तरह नाराजगी बनी रही तो उसके ज्यादा बड़े और ज्यादा बड़े और ज्यादा विध्वंसक किस्म के प्रमाण सामने आ सकते हैं, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना होगा। आज की बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर रवि कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपका